नमस्कार, मैं डॉक्टर स्नेहलता दोरनाला, वैद्य यज्ञदत्त आयुर्वेद महाविद्यालय कुर्जा, उत्तर प्रदेश में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। NOS में आप सबका स्वागत है। आज हम सर्वांग दारा या पिजिचिल के बारे में सीखेंगे। सर्वांग दारा के बारे में जानने से पहले दारा का शब्द हम जानें। दारा को तरल पदार्थ का प्रवाह कहते हैं। वह आयुर्वेद चिकित्सा का एक प्रकार है जहाँ तरल पदार्थ को पूरी शरीर पर या किसी भी एक हिस्से पर या माथे पर धीरे धीरे व निरंतर डाला जाता है। यह दारा केरली पंचकर्म की एक प्रक्रिया है। दारा का उपयोग के आधार पर वर्गीकरण ऐसा है कि अगर पूरी शरीर पर धारा या प्रवाह करते हैं तो उसे सर्वांग दारा कहें, और सिर्फ किसी एक अंग विशिष्ट भाग पर आवश्यकता अनुसार अगर हम दारा कर्म करते हैं तो उसे एकांग दारा कहते हैं। इसके अलावा अगर माथे पर हम करेंगे दारा को तो वो शिरोदारा हम कहेंगे। इस चित्र में आप देखते हैं कि पहला चित्र में ये सर्वांग दारा पूरी शरीर पर हम करते हैं, लेकिन ये दूसरे चित्र में सिर्फ हाथ को हम दिखा रहे हैं। इसमें अगर सिर्फ इस एक अंग को, शरीर की एक अंग को हम करते हैं तो उसे एकांग दारा कहते हैं। दारा एवं दारा द्रव विभिन्न औषधि तरल पदार्थ के उपयोग पर आधारित दारा प्रक्रिया अलग अलग नामों से वर्णित है। दारा द्रव क्या लेते हैं उसी ऊपर उसका नाम आधारित होता है। अगर हम दारा द्रव तैल को लेंगे तो उसे तैल दारा, अगर क्षीर माने दूध को हम लेंगे तो वो क्षीर दारा। हम दूध में गौदुग्ध अधिकतर लेते हैं, गाय का दूध, तो क्षीर दारा। और तक्र दारा उसे कहते हैं जो दारा द्रव में छाछ लेते हैं। जल दारा उसे कहते हैं जिसमें पानी हम लेते हैं। और कषाय दारा भी होता है जिसमें औषधि काढ़ा बनाकर उस काढ़े से हम या तो सर्वांग पूरी शरीर पर करते हैं या कोई एकांग दारा कर सकते हैं। इसके अलावा धान्याम्ल दारा भी होता है। इस चित्र में हम देखते हैं तो तैल अगर लें तो तैल दारा जो पहला वाला चित्र, और उसके बाद क्षीर है तो क्षीर दारा, और तक्र के साथ हम करें तो तक्र दारा, और औषधि काढ़ा से हम करें तो औषधि दारा हम कहते हैं। और कम से कम हमें 5 लीटर की इसकी आवश्यकता होती है जब सर्वांग दारा हम करते हैं। अब हम देखते हैं कि सर्वांग दारा को कैसे करना है। सर्वांग दारा को हम पिजिचिल भी कहते हैं। ये पिजिचिल जो शब्द है केरली शब्द है, मलयालम में इसे पिजिचिल कहते हैं। पिजी का अर्थ है पीड़न और चिल का अर्थ है प्रवाह। अगर हम तैल दारा करते हैं तो औषधीय तैल को सुकोष्ण गर्म कर उसको निरंतर पूरी शरीर पर, क्योंकि हम सर्वांग दारा कहते हैं तो पूरी शरीर पर दारा एवं अभ्यंग करने की प्रक्रिया है। पिजिचिल यह स्नेहन और शोधन की संयुक्त कर्म करने वाली चिकित्सा है, क्योंकि स्नेहन अभ्यंग से स्नेहन होती है और शोधन का कर्म भी साथ साथ होता है इसमें। यह चिकित्सा केरली पंचकर्म का एक प्रकार है तथा वहाँ की सर्वाधिक लोकप्रिय तथा प्रचलित क्रिया है। सर्वांग दारा की सामग्री में हम देखें तो सबसे पहले हमें चाहिए द्रोणी या दारा मेज, जिसमें हम रोगी को लेटाते हैं। इसके अलावा हमें 4 कपड़े के टुकड़े चाहिए। वो 1.5 फुट के आकार में पूरी स्क्वायर में होना चाहिए। एंड औषधि तेल चाहिए शरीर के लिए, पूरी शरीर के लिए कम से कम हमें 5 लीटर की औषधि चाहिए एंड सर्व शरीर के लिए। एंड सिर के लिए हम अलग सा तेल यूज़ करते हैं, उपयोग में है, वो है 30 ml की चाहिए। उसके बाद आंवले की चूर्ण चाहिए 50 ग्राम, तक्र चाहिए 100 मिलीलीटर, और गंधर्व हस्तादि कषाय भी चाहिए वो 50 मिलीलीटर।
इसके अलावा पिचू, कानों में रखने के लिए रुई से बनी हुई पिचू चाहिए, 2 कानों के लिए 2, बड़े बर्तन चाहिए 3, छोटे बर्तन 1 लीटर की क्षमता वाले 2 चाहिए, और गरम करने के लिए, तेल को गरम करने के लिए स्टोव और लाइटर चाहिए। शरीर को साफ करने के लिए नरम तौलिए चाहिए, जो सर्वांग दारा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद साफ करने के लिए चाहिए। इसके अलावा निर्गुंडी या एरंड के पत्ते चाहिए 50 ग्राम, और नेत्र, आंखों के ऊपर पट्टी बांधने के लिए 2 पिचू चाहिए। यहाँ कुछ सामग्री आप देख सकते हैं। जो पहला चित्र है, दारा मेज और पिचू रखने के लिए रुई हैं और तेल भी हैं और कपड़े भी हैं। तैल दारा के लिए द्रव्य, सिर और शरीर के लिए अलग अलग तैलों का उपयोग करें। सिर के लिए अलग तेल, उसके लिए हम ब्राह्मी तेल या किसी अन्य तेल को हम यूज़ कर सकते हैं। शरीर के लिए महानारायण तेल या बला अश्वगंध लाक्षादि तेल अपने रोगी की अनुसार हमें लेना चाहिए। विधि करने से पहले रोगी की तैयारी और पंचकर्म कक्ष की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले रोगी की तैयारी। रोगी को इस प्रक्रिया के बारे में और इस प्रक्रिया कितने दिन और कितने समय तक करते हैं उसके बारे में, उसका करने का प्रभाव और चिकित्सा के लाभ को कर्म करने से पहले से ही बताना चाहिए। रोगी के हाथ और पैरों के नाखून काटने के लिए कहें और कर्म करने से पहले मल और मूत्र का विसर्जन करने के लिए कहना चाहिए। यह प्रक्रिया भोजन करने के बाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए, खाली पेट और सुबह सुबह करें तो बहुत लाभ मिलेगा। पंचकर्म कक्ष की तैयारी। पंचकर्म क्रिया कक्ष के तापमान को 21 to 25 डिग्री या रोगी के अनुकूल बनाया रखना चाहिए। पंचकर्म कक्ष दरवाजे और खिड़कियों को बंद होना चाहिए और पंचकर्म कक्ष के अंदर हवा के झोंकों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। एसी और पंखों को बंद रखना चाहिए। चिकित्सा कक्ष एवं चिकित्सा कक्ष में उपयोग होने वाले बर्तन साफ सफाई से रहना चाहिए। रोगी की स्थिति के आधार पर इस प्रक्रिया की अवधि 7 से 28 दिनों तक 45 मिनट से 90 मिनट के लिए हो सकती है। उपचार की अवधि मैं बता रही थी। इस प्रक्रिया को 3 से 5 प्रशिक्षित पंचकर्म सहायक और 1 चिकित्सक के पर्यवेक्षण में करना चाहिए। विधि। चिकित्सक की सहायता के लिए 4 से 5 प्रशिक्षित पंचकर्म सहायक होना चाहिए। रोगी को सलाह दी जाती है कि सभी कपड़े निकालें और कमर का कपड़ा पहन रखें। सिर्फ कमर का कपड़ा पहनने के लिए कहें। स्वास्थ्यवाचन के बाद रोगी को द्रोणी या दारा मेज कह सकते हैं, उस पर बैठने के लिए कहें। यह प्रक्रिया 1 घंटे से अधिक समय तक चलती है, जिससे रोगी सतत अधिक तापमान वाले औषधि के संपर्क में रहता है। इसीलिए रोगी को चक्कर आना, जलन होने की आदि व्यापदों से बचाने के लिए हम आमलकी का कल्क माना पेस्ट का तलम सिर पर लेप जैसा लगाना चाहिए। आमलकी चूर्ण को तक्र में मिलाकर सिर के ऊपर तलम जैसा लगाना चाहिए। 1.5 वर्ग फुट आकार में वस्त्र के टुकड़े को सुकोष्ण औषधि तेल में भिगोकर उसको 8 इंच की ऊंचाई से व्यक्ति के शरीर पर निचोड़कर अंगूठे के साथ निरंतर दारा करना ही उसे सर्वांग दारा कहते हैं। यह नीचे की ओर करनी चाहिए। औषधि तेल डालते समय तेल की धारा का दबाव एक समान रहना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी बनाए रखना चाहिए, ना अधिक ना बहुत कम होना चाहिए। ये कपड़े या वस्त्र के टुकड़े गरम तेल में समय पर भिगोते रहना चाहिए। तेल की धारा के समय दूसरे हाथ से हल्का अभ्यंग करना चाहिए। इस सर्वांग धारा को
7 स्टैंडर्ड पोजीशंस में करना चाहिए ताकि शरीर का कोई भी भाग बिना धारा का रह ना जाए। औषधि तैल को रोगी के शरीर पर डालते हैं जिससे तैल का प्रवाह द्रोणी के नीचे की तरफ होगा जहां पर उसे एकत्र कर लेते हैं। तत्पश्चात फिर से इसको सुकोष्ण करके प्रयोग किया जाता है। 7 स्थितियां जो मैंने बताया है वह ऐसा है: सीधे बैठकर और लेटकर, पीछे की ओर लेटकर और बाएं पार्श्व में लेटकर, फिर पीठ के बल लेटकर, फिर दाएं पार्श्व में लेटकर, फिर पीठ के बल लेटकर, फिर शुरुआत की जो पोजीशन सीधे बैठकर। इस तरह से 7 स्टैंडर्ड पोजीशन में करना चाहिए जिससे कोई भी शरीर का भाग धारा से रह ना जाए। आम्ल की कल्क का निर्माण जो मैंने बताया है कि कुछ व्यापदियाँ जैसे चक्कर आना ना आने के लिए ये लगाते हैं। इसे कैसे बनाते हैं अभी देखिए। आंवले की चूर्ण में तक्र को मिलाकर पकाएं कि उसकी जो कंसिस्टेंसी अर्धठोस हो जाए। तत्पश्चात उसे गोलाकार बनाकर मध्य में एक छिद्र करें। उसे सिर के मध्य में रखते हैं, सिर के ऊपर की ओर मध्य में रखते हैं। उसके बाद उसमें 10 से 15 मिलीलीटर चंदन बला लाक्षादि तैल डालते हैं। तत्पश्चात वातज्ञ औषधियों की पत्तियों जैसे एरंड या निर्गुंडी उसके ऊपर ढकते हैं। शरीर को नरम तौलियों से पोंछकर, जब पश्चात कर्म के बारे में कहें तो पूरा प्रक्रिया होने के बाद शरीर नरम तौलिए से पोंछकर मृदु अभ्यंग करना चाहिए तथा एक मोटे कंबल से शरीर को ढके। मोटे कंबल से शरीर को ढकने से वायु प्रकोपित नहीं होता है। 30 मिनट के लिए आराम करवाने के बाद फिर गर्म पानी में स्नान लेने के लिए रोगी से कहना चाहिए। रुग्ण को केवल सुपाच्य और गर्म खाद्य पदार्थ लेने की सलाह देना चाहिए। सर्वांग धारा करने के बाद हमें खाद्य पदार्थों का ही लाइट फूड लेना चाहिए। रोगी को चिकित्सा के दौरान दैनिक मलत्याग के लिए सोते समय गंधर्व हस्तादि कषाय लेने की सलाह दी जाती है जिससे वातानुलोमन होता है। इसके लाभ। सर्वांग धारा के लाभ: शरीर के दर्द एवं मांसपेशियों की ऐंठन में राहत मिलती है। अस्थियों की चोटों का उपचार करने में मदद करता है। व्याधि क्षमता को बढ़ाता है और जीवन अवधि को भी बढ़ाता है। सुखदायक आराम देने वाला कायकल्प करता है। त्वचा के रंग में सुधार होता है। बुढ़ापे को भी रोकता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। बहुत ही सुखद आराम और कायाकल्प उपचार है। इन निम्न परिस्थितियों में बहुत ही प्रभाव है ये पिजिच्छिल। पक्षाघात, कहीं तांत्रिक विकार, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जितने भी स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स उन सभी में इसका बहुत ही लाभदायक है। सावधानियाँ: पिजिच्छिल करते वक्त कुछ सावधानियाँ हैं, जैसे औषधि द्रव डालते समय धारा बहुत अधिक या बहुत कम नहीं बल्कि संतुलित नाप से होनी चाहिए। चिकित्सा कक्ष और चिकित्सा में उपयोग की गई बर्तन को साफ रखना चाहिए। चिकित्सा के दौरान पंचकर्म थिएटर के अंदर हवा का प्रवाह नहीं होना चाहिए। कमरे का तापमान 21 से 25 डिग्री सेल्सियस तक होनी चाहिए। रोगी के अनुकूल बनाए रखना चाहिए या तैल उतना ही उष्ण हो जितना रोगी सहन सके। पिजिच्छिल केवल बंद कमरे में ही किया जाना चाहिए। ये पिजिच्छिल या सर्वांग धारा के बारे में हमने जाना है। धन्यवाद।